सेंटर में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पाचन तंत्र से संबंधित कई सारी बातें कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि खाना हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है और सबसे पहले क्या क्रिया होती है। ठीक है, मैंने उसमें बताया था आपको कि आहार नाल जो होती है वो पूरी आगे से और जिसमें खाना रहता है वहाँ तक क्या रहती है, आहार नाल रहती है। अब शुरू करते हैं कि आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर हमारा खाना जाता है। ठीक है, जो हमारा ये मुंह होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा खाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले मुख गुहा, जिसको बोलते हैं माउथ या फिर बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, माउथ या बक्कल कैविटी बोला जाता है जो मुख गुहा होती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, और लार ग्रंथियों का क्या होता है, हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायक होती हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, अगर हम बात करें तो पैरोटिल ग्रंथि, और उसके बात करें सब लिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, जो कि लार ग्रंथियों से संबंधित लार में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, और ये सबसे बड़ी होती है। क्या कार्य करती है ये, जो एंजाइम निकलते हैं सबसे ज़्यादा स्रावण इसी ग्रंथि से होता है एंजाइमों का, जो कि पाचन में हमारे बहुत मदद करते हैं। दोस्तों सांप के अंदर जो सांप होता है, सांप के अंदर जो जहर वाली ग्रंथि होती है जिसके अंदर जहर स्टोर रहता है, वो कौन सा है, पैरोटिड ग्रंथि वो होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, ये बता दिया मैंने आपको कौन सी होती है, सबलिंगुअल और मैंडिबुलर। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से 1.5 लीटर लार हमारे प्रतिदिन बनती है। दोस्तों लार का हमारी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा सहयोग है। अगर लार नहीं होगी तो पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो प्रतिदिन कितनी लार बनती है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब लार के अंदर क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन सा होता है, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो सबसे पहले कीटाणुओं पर अटैक करता है। जो हम खाते हैं, आपने देखा होगा कि कभी हमारे हाथ गंदे होते हैं या कभी हम खा लेते हैं तो कीटाणु चले जाते हैं। ठीक है, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, जो लाइसोजाइम होता है इन कीटाणुओं को बाहर ही मार देता है, यानी जो हम सबसे पहले यहाँ पर ही मार देता है। उसके बाद जो ज़्यादा हैवी कीटाणु होते हैं या हैवी जीवाणु होते हैं उनको अंदर जाकर मारा जाता है, यानी अंदर होता है एंजाइम, वहाँ पर जाकर उसको मारते हैं। तो सबसे पहला काम किसने कर दिया, लाइसोजाइम एंजाइम ने सबसे पहला काम कर दिया। जीवाणुनाशी होता है, यानी जीवाणुओं को मारता है। दोस्तों बच्चों में ये सर्वाधिक पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लार ज़्यादा निकलती है। लार ज़्यादा निकलती है तो लाइसोजाइम भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो छोटे बच्चों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वह धूल मिट्टी में खेलते हैं। ज़्यादातर गाँवों में ऐसी होता है कि वो धूल मिट्टी में खेलते हैं, इसलिए उनके अंदर लार की मात्रा ज़्यादा होती है और वो कुछ भी उठाकर मुँह में डाल लेते हैं तो उसके अंदर जो जीवाणु जाते हैं उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम वहाँ पर इसको मार देता है। ठीक है, तो बच्चों में लार इसलिए ज़्यादा निकलती है। दोस्तों दूसरी बात करें, जो हमारे दांत होते हैं, दांतों की सफाई में भी लाइसोजाइम का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। कैसे, जैसे हम रात में सोते हैं तो रात में लाइसोजाइम कम बनता है, और दिन के अंदर हम बात करें कि अगर दिन में क्या होगा तो दिन में ये बनता रहता है, और इसलिए दिन में हमारे दांत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं इतने गंदे नहीं होते हैं। लेकिन हम रात को सोते हैं तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो कम निकलता है, इसलिए दांत गंदे हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज ये किस चीज़ में मदद करते हैं, कहाँ से निकलते हैं ये, लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा, पहला लाइसोजाइम, और आगे बात करते हैं तो टाइलिन और क्या है, डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज, इनका कार्य क्या होता है,
जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है, जैसे हम रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पहली पाचन की क्रिया, जो कार्बोहाइड्रेट को पहले ही पचाता है, लगभग 20% भाग पचाता है ये, और साथ में कौन है इसका डाइस्टेज, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये स्टार्च यानी एक पॉलीसेकेराइड का रूप है ये पोषण वाले, जब पोषण हम पढ़ेंगे उसमें आएगा ये। तो अभी इतना ध्यान रखिए, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है ये, मंड या चोकर बोलते हैं इसको। अब चोकर क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि हम अगर गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर चोकर की मात्रा होती है, यानी मंड की मात्रा होती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये चोकर होता क्या है, मंड होता क्या है ये। दोस्तों चोकर क्या होता है, जो अनाज होता है, जो अनाज का छिकला होता है, अनाज का छिकला होता है, उसको पीसा जाता है, और जब उसको पीसते हैं तो थोड़ा मोटा सा हो जाता है वो, देखा होगा ना। अब इसकी हम कल्पना करें कि एक आटा और एक तरफ मैदा, ठीक है, तो मैदा में से जो चोकर होता है वो पूर्णतः निकाल लिया जाता है। इसलिए क्या होता है, मैदा की रोटी अगर हम 4 खा लें और हम गेहूं के आटे की रोटी अगर हम 6-7 खा लें, तो उसकी अपेक्षा गेहूं के आटे की रोटी जल्दी पच जाती है। क्यों? क्योंकि ये पाचन में बहुत मदद करता है। कौन करता है? मंड या चोकर। ठीक है, समझ में आया। यानी स्टार्च और मंड का चोकर का पाचन कहाँ होता है, कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो हमारा अगला एंजाइम है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जैसे हमने खाना खाया, म्यूकस इसको लवलवा या चिपचिपा बना देता है। देखा होगा आपने कि जब हम खाते हैं तो मुंह में लवलपा सा हो जाता है, ठीक है। और जब हम मुंह से खाना खाते हैं वाला, मुंह में जो खाना है उसको हम बाहर निकालें तो उसे क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं बोलस। समझ में आया? यानी मुंह के अंदर जब हम मुंह से ही खाना निकाल लेते हैं, कभी कंकड़ आ जाती है, कोई स्वीट यानी कोई मिठाई हम खाते हैं तो उसमें कंकड़ आ जाती है, तो उसके क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, तो पहला रूप क्या होता है खाने का मुंह के अंदर? बोलस। जैसे जैसे हम यहाँ पर हमारा खाना है अभी, तो बोलस यहाँ पहुँचेगा तो और चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर और चेंज हो जाएगा। यानी 3 प्रकार से हमारा खाना चेंज हो जाता है। दोस्तों लार की बात कर रहे थे हम। लार जो होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, ये तो पता होगा। लार का पीएच मान होता है 6.8। 6.8 क्या होता है? लार का पीएच मान होता है। क्यों? HCl के कारण क्या होती है? ये अम्लीय होती है। अब मैंने बताया मंड, जो स्टार्च है ये वाला मंड को माल्टोज में चेंज कर देते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज नाम के जो एंजाइम होते हैं वो मंड को माल्टोज में चेंज कर देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, रोटी क्या होता है, हमें मीठी लगने लगती है। ठीक है, रोटी हमें मीठी लगने देखिए अभी हमने बात की मुख गुहा की। ठीक है, मुख गुहा के अंदर कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और किस एंजाइम का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख गुहा से नीचे जो भाग आता है, यानी क्या आती है? ग्रास नली आती है। अब एक डाउट यहाँ पर होता है कि ग्रास नली और ग्रसनी यानी ट्रेकिया, ठीक है, और ग्रास नली। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो भाग होता है यहाँ से 2 पाइप निकलते हैं। एक होता है यहाँ पर जो ग्रास नली होती है, एक होती है यहाँ पर ग्रसनी। दोस्तों इसमें अंतर क्या है? ग्रसनी के अंदर जो हम हवा लेते हैं वो जाती है, वो फेफड़ों तक जाती है, और जो हम खाना खाते हैं वो ग्रास नली में जाता है। अभी मैंने आपको मुख गुहा बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रास नली की। यानी ग्रास नली क्या कार्य करती है? ग्रास नली का ज़्यादा कुछ कार्य नहीं होता है, बस ये क्या काम करती है, जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है? पहले वो पहले ग्रास नली में जाता है। अब ग्रास नली कहाँ तक होती है? ये ग्रास नली आमाशय के मुख तक होती है। यानी ये ग्रास नली कैसे होती है? जैसे मुख गुहा से और आमाशय के मुंह तक होती है, यानी आमाशय में खाना छोड़ देती है ये। लेकिन इसकी एक खास विशेषता है, वो क्या है कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है। अगर डायरेक्ट नीचे गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करती है, ये खाने को धीरे धीरे से ढकेलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रमानुकुंचन की गति बोलते हैं। यानी खाने को धीरे धीरे अंदर ले जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्रमानुकुंचन की गति बोलते हैं। दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो हमारे यहाँ से जो गले से और यहाँ तक यानी आमाशय तक 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, वही यहाँ पर लिख रहा है, जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि जो हम खाना खाते हैं, यानी हमारे यहाँ तक जो खाना है उसको बोलते हैं हम बोलस। ठीक है, और जब आमाशय से खाना निकलेगा तो उसका नाम दूसरा होगा, वो आपको वीडियो में पता चलेगा। और आमाशय के बाद छोटी आंत में और बड़ी आंत में जब पहुँचेगा तो उसके बाद खाने का नाम और चेंज हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इसमें रासायनिक क्रिया होती जाएंगी वैसे वैसे इसका नाम चेंज होता जाएगा। और ये दोस्तों कई बार आता है
एग्ज़ाम में कई बार आता है कि बोलस किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो मुख के अंदर और जो ग्रास नली के अंदर पाचन होता है उसको बोलते हैं बोलस, यानी उस खाने का नाम होता है बोलस। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन लग चुका है। वैसे ही क्या है कि आहार जो हमारी ग्रास नली होती है इसके अंदर पाचन नहीं होता है, बस इसका कार्य क्या होता है कि ये धीरे धीरे खाना आमाशय तक पहुंच जाए। अगर खाना तेज़ी से गिरेगा, डायरेक्ट गिरेगा नीचे को, तो गड़बड़ हो जाएगी और अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मतलब चोट लग सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा चावल एक साथ खा लेते हैं तो चावल यहाँ पर हमारे अटक जाते हैं। डायरेक्ट भी जा सकते थे लेकिन नहीं जाते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रामानुकुंचन की गति हो रही है। ठीक है, क्या होती है इसके अंदर? भोजन को ढकेलने का काम करती है और क्रामानुकुंचन गति कहलाती है। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित, कौन कौन सी? एक मुख गुहा और दूसरा ग्रास नली। अब दोस्तों अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे? अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, कि आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं और किस एंजाइम का क्या कार्य होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट और चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।